बच्चों हम बात करेंगे आज सैंपल पेपर की। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जो 2023 में होने जा रहा है उसमें जो आने वाले एमसीक्यू है, मतलब पहले एमसीक्यू रहेगा 18 क्वेश्चन, तो जो उसका सैंपल पेपर है ना बच्चों, तो आज हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन मिलना आपके बोर्ड में एकदम तय है। मान लीजिए कि अगर वही क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस पर बेस्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल 100% आ सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन ए का हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन में आपके सामने ये है क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ चार्ज इज टू बी प्लेस्ड बिटवीन चार्जेस 9e एंड 16e रेस्पेक्टिवली। एक चार्ज 9e है यहाँ पे और एक चार्ज है 16e, दोनों के बीच में एक चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड। दोनों चार्ज जो है 70 सेंटीमीटर पे स्थित है, मतलब अपार्ट है। पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन चार्ज विल बी, मतलब इनके बीच में वो थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में। मतलब एक चार्ज अगर हमने कहा यहाँ पे 9e है, ये आपका चार्ज 9e है, दूसरा चार्ज है 16e, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 70 है तो एक थर्ड चार्ज मान लो यहाँ रखते हैं, ये A और B है, इससे हमने कहा C, यहाँ पे थर्ड चार्ज है Q, तो ये कहाँ पे रखा जाए, तो हम ये कहेंगे अगर थर्ड चार्ज रखा जा रहा है तो मतलब ये तीनों नेट चार्ज, मतलब ये कह सकते हो कि इन पर इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, मतलब ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, ये पहले चार्ज से मतलब 9e से 30 सेंटीमीटर पे होगा कि दूसरे चार्ज से 30 पे होगा कि पहले चार्ज से 40 कि दोनों चार्ज से 35 बिल्कुल मिड में होगा, कैसा होगा ये। तो आइए चेक करते हैं। तो मान लेते हैं ये थर्ड जो चार्ज है 9e से x डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा होगा 70 माइनस x। तो इनके बीच फोर्स निकालिए, इनके बीच फोर्स निकालिए, बराबर कर दीजिए। इनके बीच F1 है और इसके बीच F2 है, बराबर कर दीजिए नेट फोर्स 0 के लिए, मतलब इस पर नेट फोर्स ये मान चलेंगे 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो 9e के Q1 Q2 बाई R लगाएंगे, तो के 9e इंटू Q बाई इनके बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, के Q1 Q2 यानी Q इंटू 16 यहाँ पे e है, भूल गया लगाना मैं, तो 16e बाई 70 माइनस x का होल स्क्वायर। बच्चों सॉल्व करेंगे, k से k, q से q, ठीक है, ये e से e भी कट जाएगा। यहाँ 9 है, स्क्वायर रूट ले लो, 3 आएगा, इसका x, इसका हो जाएगा 4 बाई 70 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 370 माइनस x इक्वल टू 4x, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा, 210 माइनस 3x बराबर 4x, उधर भेज देते हैं इसको, तो कितना होगा 7x इक्वल टू 210, तो 7 21, मतलब x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आएगा। मतलब जो है ये हमारा जो थर्ड चार्ज है वो इससे कितना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम द गिवन फिगर्स। इसमें से कौन सा फिगर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिक्स होता है, क्या मिक्स किया जाता है, क्या इंप्योरिटीज होता है उसमें, कहोगे पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट क्या है, एक डोनर एटम होता है जो कि उसका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से स्लाइटली नीचे होता है। कंडक्शन बैंड से स्लाइटली नीचे कौन सा है, ये कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये स्लाइटली नीचे है, ये स्लाइटली नीचे नहीं है, काफ़ी यहाँ तक है, बीच में है। और दोनों के बीच गैपिंग कितना दे रहा है, ये यहाँ पे जो एनर्जी लेवल दे रहा है वो 1 eV का दे रहा है यहाँ पे एनर्जी लेवल। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी लेवल पता है 0.05 eV होता है। तो ये जो है अब यहाँ पे 1 eV, ये आपका गैप दिखा रहा है, एनर्जी बैंड गैप, यहाँ एनर्जी बैंड गैप 1 eV, यहाँ भी 1 eV। इसका इम्प्योरिटी यहाँ पे होगा नहीं, है ना। ये आपका क्या है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे वैलेंस बैंड आपका है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन जाता है बी। बच्चों ये बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये एमसीक्यू बहुत ही आसान है, ये मान चलेगी इस एमसीक्यू से 100% है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैथ जरूर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करके आपके सामने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। तो सेक्शन ए का एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ सॉल्व करेंगे, बहुत कम टाइम में। बच्चों बहुत ही टाइम नहीं लेना है हमें, क्योंकि पेपर आपको 3 घंटे का मिल रहा है, जिसमें केस स्टडी भी है, असर्शन रीजन भी है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सॉल्व करना है और स्पीड को मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पीड हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने हम ला रहे हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडरिंग द VI कैरेक्टरिस्टिक
of PN junction, we see that current under reverse bias is, reवर्स बायस में क्या इज, किस पर क्या है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल अप टू अ क्रिटिकल वोल्टेज, बी डायरेक्टली डिपेंड ऑन अप्लाइड वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड क्रिटिकल वोल्टेज, नन ऑफ दीज। बच्चों जल्दी से इसको वीडियो को स्टॉप करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी बताइए। ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल अप टू अ क्रिटिकल वोल्टेज, क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है? ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो अप्लाइड पोटेंशियल पे अप टू अ क्रिटिकल वोल्टेज, मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है अब ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, एक क्रिटिकल एंगल तक इंडिपेंडेंट है। मतलब कि आप ग्राफ रिवर्स बायस में देखे होंगे बच्चों, ग्राफ कैसा होता है रिवर्स बायस में, आप रिवर्स बायस में बहुत स्मॉल करंट फ्लो होता है, बहुत स्मॉल करंट, और ये कुछ ग्राफ ऐसा आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस वोल्टेज के बाद बहुत हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तब जाकर के कुछ स्मॉल करंट फ्लो करता है। मतलब ये जो बहुत हाई वोल्टेज होता है, इस हाई वोल्टेज जो करंट फ्लो करता है तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, वोल्टेज के बढ़ने पर क्या करंट बढ़ नहीं रहा है, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं है इस पर, ठीक है। मतलब आगे चलकर डिपेंड हो रहा है वोल्टेज पर, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो क्रिटिकल वोल्टेज है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। और इंडिपेंडेंट अप्लाइड पोटेंशियल, ये हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा बच्चों, ठीक है। तो ग्राफ से आप बता सकते हो कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है अप्लाइड पोटेंशियल पे और अप टू कहाँ तक के क्रिटिकल, तो यहाँ क्रिटिकल आपका पोटेंशियल है। क्लियर हुआ एक्सप्लेनेशन? तो ऑप्शन ये इसमें राइट रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लाते हैं आपके सामने, वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, तभी आप एमसीक्यू क्लियर कर पाएंगे कि हाँ यही सही होगा इसका, 100% है ना, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, वेरिएशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड डिस्टेंस। करंट डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच वेरिएशन, मतलब ग्राफ एंड इंसुलेटेड स्ट्रिप PQ, एक PQ स्ट्रिप है, इंसुलेट किया गया है, मेटालिक कंडक्टर है वो, थ्रू विच करंट इज यूनिफ्लोइंग इज सोन बिलो, करंट फ्लो कर रहा है। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन दिस वेरिएशन, ये जो वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। तो करंट डेंसिटी है और यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब उस स्टेप का कह सकते हैं लेंथ, है ना। तो ये डिस्टेंस है स्ट्रिप के अलॉन्ग, मतलब एक स्ट्रिप है P से Q तक, मान लो स्ट्रिप यहाँ पर हमने बना रखा है, ये स्ट्रिप है, ये है P to Q, मान लो ये क्या है आपका, अभी इसको यूनिफॉर्म मान चलेगा, ये सब इक्वल है ये P है Q है। तो करंट डेंसिटी P से Q तक ये डिस्टेंस है अलॉन्ग, ठीक है। तो ये P से है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? स्ट्रिप गेट्स नैरो फ्रॉम Q to P, स्ट्रिप गेट्स नैरोवर फ्रॉम P to Q, potential gradient along the strip uniform, a strip has equal width along its length। मतलब यहाँ जो इस कह सकते हो स्ट्रिप हैज विड्थ, जो विड्थ है उसका इक्वल है। कैसे इक्वल होगा? इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्राफ ये स्लोप नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ करंट डेंसिटी क्या हो रही है, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है करंट डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, करंट डिक्रीज करे डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे J करंट डेंसिटी होता है और करंट अपॉन एरिया होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये हाई होगा तो ये क्या होगा, वहां पे कम होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा, और ये कम तो ये ज्यादा। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, पॉइंट P पर ये क्या है, सबसे हाईएस्ट है, इस पॉइंट पर देखो सबसे क्या होगा, ये कम हो जा रहा है। तो जहां पर ज्यादा होगा वहां पर एरिया क्या होगा, कम, तो P पर क्या होगा, पतला होगा, एरिया क्या होगा, कम होगा, और Q पर एरिया ज्यादा होगा। मतलब Q से P तक क्या होता है, नैरो होता है। मतलब P अगर ये है आपका, ये P है और ये Q है ना, या इसको P कह लीजिए, इसको Q कह लीजिए। तो मतलब यहाँ पे करंट डेंसिटी है, ये P है, तो Q से P तरफ क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। तो ऑप्शन जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? यही है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इरेज करेंगे, और इरेज करके हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे जल्दी से ही, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर सकते हो। क्लियर है? वेरी गुड। तो ऐसे सिंपल पेपर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, है ना। यही है कॉन्सेप्ट। तो जहां देखो एरिया ज्यादा होगा, सोच लो ध्यान से, जहां पे एरिया ज्यादा करंट डेंसिटी वहां पे क्या होगी, कम होगी, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शनल, वहां करंट डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस बात को आप लोग फार्मूला से समझ सकते हैं और इसके हेल्प से आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 2 स्मॉल न्यूक्लियाई फ्रॉम अ बिगर न्यूक्लियाई, 2 स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं। व्हेन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, ये कब होगा, जब 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, इंक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर, डिक्रीज विथ मास नंबर एट हाई, ये पैरेलल सिंबल है, मास नंबर एट हाई मास नंबर, इंक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, डिक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये सोचिए। 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई है, स्मॉलर न्यूक्लियाई है ना, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, सोचिए बताइए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज। इसलिए आपको ये ग्राफ याद रखना होगा। कौन सा ग्राफ मालूम है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाला, आप लोग पढ़े होंगे शायद, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ ग्राफ ऐसा है हमारा, ये ग्राफ है। तो जो यहाँ स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे होते हैं। और इस आयरन का क्या होगा, सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है आयरन का, ठीक है। बाकी 1H1 1H2 जो होते हैं उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, सबसे क्या होता है, कम होता है। तो ये डिक्रीज करता है विथ मास नंबर। मास नंबर अगर बढ़ता है हमारा तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसके साथ, एट हाई मास नंबर। हाई मास नंबर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। याद रखना बच्चों, हमेशा रखना, अगर 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई, और उनका जो बाइंडिंग एनर्जी लेवल है वो बाइंडिंग कह सकते हो कि एनर्जी पर न्यूक्लियन पर वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व से एज हायर वाले से, और ये डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन जाएगा कौन सा, बी वाला। 6 नंबर क्वेश्चन फोकस करिए। टू डिफेक्ट द प्लैनेट वीनस, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ EMW वेव शुड बी। मतलब वीनस के लिए आपको प्रॉपर हमें याद रखना होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, किस ऑर्डर में होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमें वेवलेंथ चाहिए, क्या चाहिए, वेवलेंथ। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी लैम्डा। बच्चों क्या होता है, सी लैम्डा। और सी लैम्डा हम लोग लगा करके जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमको वेवलेंथ पता होनी चाहिए। तो वेवलेंथ आपको याद रखना होगा, और जिसका ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग याद रख सकते हो बच्चों, डायरेक्टली याद रखना ऐसे क्वेश्चन में 30 हर्ट्ज। वीनस का क्वेश्चन याद रखना हमेशा 30 हर्ट्ज। अगर मान लो कोई अदर प्लैनेट्स का आता है तो आप लोग उसे भी याद रखेंगे, अपने बुक में जाकर के सबकी वेवलेंथ याद रखिए, सभी प्लैनेट्स की वेवलेंथ रेंज याद रखिए, सी बाई लैम्डा लगा करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो अक्सर ये तो वीनस में आ रहा है, तो वीनस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीनस क्वेश्चन आएगा तो 30 हर्ट्ज याद रखना माइंड में, ठीक है। तो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन जो कि काम की बातें हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे याद रखना, आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है, आप इसे याद रखेंगे, कुछ चीजें याद रखेंगे, कुछ चीजें प्रैक्टिस में लाएंगे, है ना, बिना इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रयास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो परफेक्ट बनना कैसे है आपको पता ही होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हाजिर है। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट सर्कुलर कॉइल इज ऑलवेज, क्या है ऑलवेज में,
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म कि दोनों हो सकता है कि इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन राइट है, सोच बताइए। क्वाइल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमने पढ़ाया है आपको, म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर होता है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वेरिएशन करेगा, आई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं बी इनवर्सली आर है, तो बी और आर के बीच जो ग्राफ प्लॉट होता है वो ग्राफ कर्व शेप ये होता है ग्राफ, इसमें वेरिएशन करेगा। मतलब यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म इज द राइट आंसर। क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म इज द राइट आंसर। हाउ विल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड होता है, विल बी अफेक्टेड बाई एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे ऐसे, और इसी के डायरेक्शन में हम कोई इलेक्ट्रॉन को थ्रो करा दिए, कुछ ये थ्रो करा दिए ऐसे, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या ये इफेक्टेड हो पाएगा मैग्नेटिक फील्ड से? मैग्नेटिक फील्ड से क्या इफेक्टेड होगा, ये कैसे इफेक्टेड होगा ये बताइए। आप जानते हैं जब एक मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी के बीच जो एंगल थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है क्या पढ़ा आपने, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर साइन थीटा है मतलब सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा 0 डिग्री, सॉरी 0 फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करने पर उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगा, तो हम आंसर क्या बताएंगे, इट कैन नॉट बी अफेक्टेड। ये सब गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, इट कैन नॉट बी अफेक्टेड, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये है लॉजिक, ये है कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको करूंगा इरेज डस्टर से, अपने बढ़िया सा डस्टर नहीं है मेरे पास, है ना, इरेज करके, और क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे आगे 9 और 10 की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा, और जल्दी से हम इसका एमसीक्यू सेक्शन ए का पार्ट खत्म करके सेक्शन बी में इंटरेस्ट करेंगे बच्चों। किस में इंटरेस्ट करेंगे, सेक्शन बी में। इसलिए थोड़ा सा स्पीड चलना पड़ेगा हमें, और आप लोग भी इसे लॉजिक से ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आंसर टिक लगाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। तो एमसीक्यू के बहुत सॉलिड नंबर होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, सब लोग बहुत ही सॉलिड नंबर होते हैं, है ना। तो हमें करना है क्वेश्चन 7, कौन सा हो गया आपका, 7 और 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यू में। बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सेक्शन ए पे आ गए। सेक्शन ए का 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर ऑब्टेनिंग अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द कॉन्वेक्स मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। कॉन्वेक्स मिरर से एक रियल इमेज की एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग बनाने की, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, आपको क्या लगता है, आसमान में? आसमान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फोकस पे रखेंगे, है ना, कॉन्वेक्स पे पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, बिहाइंड कहीं पे रखिए, बिहाइंड में रखते हैं। तो आप लोग पढ़े कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है और इधर फोकस उसका होता है, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो हम ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, इस साइड रखते हैं, कहीं पर रखेंगे तो हमेशा ये फोकस और पोल के बीच बनता है, जो कि वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो इनमें से ए बी सी तो ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ, इससे हम रियल इमेज नहीं बना सकते, तो वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए ऑप्शन नन ऑफ दिस राइट होगा, हमेशा राइट होगा ऑलवेज। तो एज रिप्रेजेंट इन द गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एज रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर्स करंट फ्लोज थ्रू द यूनिफॉर्म, सब में करंट यूनिफॉर्म है, इक्वल करंट है, यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स, ये स्क्वायर फ्रेम है, इन विच कंडीशन इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द स्क्वायर फ्रेम सेंटर। स्क्वायर का जो फ्रेम है उसका सेंटर मान लो यही कहीं पे होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो है, किस कंडीशन में? अदर देखिए, ये जो वायर है इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से बनेगी इसके सराउंडिंग, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे सेंटर पे क्या होगी, जीरो होगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। भाई आप वायर पकड़े तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, आगे थोड़ी होती है, पीछे नहीं होती, ठीक है, सराउंडिंग होती है उसकी। तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी।
इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। बचा सी और डी केस, इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, सेंटर पर कोई सवाल ही नहीं बन रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनने का चांस है और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनने का चांस है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी चांस है और इसमें भी चांसेस है। तो कौन सा बेटर चांस होगा इन दोनों में, ये हमें देखना है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये करंट ऐसे फ्लो करता है, सपोज ऐसे हो करते हुए ऐसे हुए जाता है, इधर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर देगा, इधर भी देगा, है ना, तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स का रिजल्टेंट लेंगे हम लोग। और इसमें अगर हम करंट ये मानते हैं अगर सीधा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा मिलेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, कंडीशन हमारा राइट लग रहा है, उस पर बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड बनने का चांसेस है, तो चूंकि उसका पाथ बहुत लेंदी लग रहा है हमको, ठीक है। तो फिगर को देखकर आप क्या कहेंगे, लेंदी पाथ है, ये तो ऐसे जाएगा, डायरेक्ट जाएगा नहीं, ऐसे यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए, और ये डायरेक्ट जाने का चांसेस ज़्यादा है, इसका पाथ कम है। तो पाथ कम होने से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा बनेगी, वहाँ बहुत कम से कम बनेगी। तो हम ये कहेंगे सेंटर पे ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, किसकी, ऑप्शन सी की। बहुत ही ये क्वेश्चन सस्पेंस में रखा है कि ये होगा कि ये होगा। इसको देखकर इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसको जीरो हो जाएगी। अगर ये ऐसे जाता है, कैसे भी जाए कट के मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, कैसे भी जाए, पाथ से इधर जाए, आप डायरेक्टली बता दीजिए ना, मैग्नेटिक फील्ड सामने जीरो होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी याद रखना, इस केस में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और यही आंसर आपका राइट होगा। इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं आगे 11, 12, 13 और जल्द जल्द MCQ हम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10 तक हो गया ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही डीपली सोचिए और सॉल्व करिए, MCQ है ना, तो पढ़िए अच्छे से, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसे हम क्या करते हैं, कई सैंपल पेपर को आपको हम अपने YouTube के वीडियो में लिंक कह सकते हैं, हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे एक सैंपल पेपर सॉल्व हुआ तो दूसरा सैंपल पेपर का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, दूसरे सैंपल पेपर का, ठीक है। तो अभी पहला सैंपल पेपर है, सेट 2 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 आगे देखिए थोड़ा सा। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है। पोटेंशियल बैरियर डेवलप्ड इन अ पीएन जंक्शन डायोड अपोजेस द फ्लो ऑफ। आपको पता है पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, रोक देता है, किसको, चार्ज कैरियर्स को, जो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करना चाहते हैं और पी में जाना चाहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और पी रीजन में होल्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये पी रीजन से होल पहुंचना चाहते हैं एन रीजन में, और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहते हैं, होल्स में, ये आना चाहते हैं। इनके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं आना चाहते। तो किसको अपोज करता है, किसको रोकता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। मतलब आपका ऑप्शन जाएगा बी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली। तो ऑप्शन जाएगा इसका बी, पोटेंशियल बैरियर डेवलप्ड इन पीएन जंक्शन डायोड अपोजिट द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली, ठीक है। ऑप्शन ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन्स, जो एसी नहीं है यहाँ पे, हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, मेन्स में 50 हर्ट्ज मेन्स फ्रीक्वेंसी। द फंडामेंटल सर्किट इन द रिपल्ड वुड बी, मतलब फंडामेंटल का मतलब जो मेन आया हुआ है, मतलब इनपुट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, इनपुट कितना आया हुआ है उसकी बात कर रहा है, इन रिपल वुड बी। तो इसका जो आंसर बच्चों दे रहा है किसी किसी बुक में, इसका जो आंसर दे रहा है 100 हर्ट्ज, मतलब ये जो जहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है वहाँ पे 100 हर्ट्ज शो कर रहा है, बट ये गलत है। 100 हर्ट्ज नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए क्या, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन राइट है बच्चों, क्या ऑप्शन है, 50 हर्ट्ज। याद रखना, हाफ वेव की जब बात होगी, हाफ वेव, इसमें इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, ठीक है। और फुल वेव में इनपुट, अगर इनपुट जो होता है वो 50 है तो आउटपुट जो होता है इसका डबल होता है, याद रखना 100। ये
फ्रीक्वेंसी किस में होता है, फुल वेव के लिए होता है। हाफ के लिए इक्वल इक्वल, तो ऑप्शन जाएगा बी। फंडामेंटल मतलब इनपुट पूछ रहा है, ये आउटपुट गिवन है आपका, इनपुट कितना होगा तो कहेंगे 50 हर्ट्ज। बस इसका आंसर बुक में गलत दे रहा है बच्चों, 100 हर्ट्ज दे रहा है, गलत है, उसको करेक्शन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, वो गलत है टोटली तरह से। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर में इक्वल फ्रिक्वेंसी होती है, फुल में आउटपुट क्या होता है, डबल हो जाता है इनपुट का। क्लियर है? तो अब हम इसको करेंगे इरेज और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। इसको हम इरेज करते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो आंसर, ठीक है। तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15 ये आपके अभी एमसीक्यू रह गए हैं, उसके बाद असर्शन रीजन करना है, ठीक है, तब जाकर आपका सेक्शन ए कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चों। तो हम इसको ला रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, 11, 12 हो गया, 13, 14 और 15। कोशिश करेंगे कि ये भी तीनों को एक साथ कर दें यहीं पर ही, है ना, तो आपका भी जो है काम हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा इसी से हमको काम चलाना पड़ा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टेंस ऑफ द मून इज 3.5 इंटू 10³ किलोमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर इज बीइंग सीन। देखा जाता है बाय अ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज फोकल लेंथ क्या है, 4 मीटर है, और आई पीस क्या है आपका, ये दिया हमारा आई पीस का फोकल लेंथ 1 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। एंगुलर डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून, जो मून का इमेज बनता है, आपने पढ़ा होगा टेलीस्कोप वाले में, यहाँ बड़ा सा एक हमारा एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है एलो, और एक छोटा सा यहाँ पे आई पीस होता है ना, दोनों कोएक्सियल होते हैं, क्या होते हैं, कोएक्सियल होते हैं। यहाँ पे मून हमारा मान लो है, मून का जो इमेज आता है कुछ इस तरह बनता है, इमेज ऐसे, यहाँ अपर्चर होता है आप जानते हैं यहाँ पे, और ये ऐसे आकर के यहाँ पर आपस में जो है यहाँ कहीं इमेज बनता है, यहाँ पे थोड़ा लेंस में बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी इसका जो बनता है, यहाँ कहीं इमेज को कट करता है, तो यहाँ कहीं आपका इमेज बनता है, छोटा इमेज। तो इस इमेज का क्या निकालना है, एंगुलर डायमीटर निकालना है। तो ये कितना विजुअल एंगल बनाएगा, हमारी आँख यहाँ पर होती है, तो चाहे यहाँ पे रखा था चाहे यहाँ पे रखा है, विजुअल एंगल ये बराबर होता है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है। आप इस अल्फा को पहले निकालेंगे। अल्फा निकालने के लिए मैंने बताया था कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा क्या होता है, हाइट ऑफ, tan अल्फा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस निकालते हैं, है ना। तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो हमें ये निकालना है। तो ये हमें निकालना है, अगर यहाँ पे मून हम मान लेते हैं, ये इसका, ये मून हमारा है और ये इसका इमेज है, तो ये एंगल इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, tan अल्फा करके डिवाइड करें, तो फाइनली हमें अल्फा की जो वैल्यू मिलती है वो दोनों के साइज का रेशियो मिलता है, मतलब 3.5 इंटू 10³ अपॉन 3.8 इंटू 10⁵, इन दोनों का रेशियो मिलता है। क्या मिलता है, रेशियो। यही विजुअल एंगल आपका आएगा रेडियन में, किस में आएगा, रेडियन में करीब 0.09 रेडियन आपका आएगा। सॉल्व करके चेक कर लेना, मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो अल्फा आपका ये आ जाएगा। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि मून बहुत दूर है, इसको हम इनफाइनाइट में लेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर होता है -FO/FE, आपने पढ़ा है ना, -FO/FE, तो ये आएगा -4 दोनों मीटर में, तो -4/1 यानी -4 आंसर आएगा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर मिल गया है, विजुअल एंगल मिला है, तो हमें क्या निकालना है, एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर मतलब एक एंगल ही निकालना है, मतलब ये हमारी आँख पर कितना एंगल बना रहा है, एक तरह से ये हमको निकालना है आँख पे, मतलब बीटा निकालना है आपको। तो बीटा कैसे निकालेंगे, इस विजुअल एंगल में इस मैग्नीफाइंग पावर का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आएगा एंगुलर डायमीटर, हम बीटा मान लेते हैं, तो m इंटू आपका हो जाएगा अल्फा, यानी 4 मैग्नीट्यूड ले लेंगे इंटू 0.09, सॉल्व करेंगे तो 0.036 आएगा, शायद 0.09 यानी 0.36 आएगा। अब 36 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है कितना, 1/2, है ना। तो करीब करीब ये जो है बीटा होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यानी 30 से और 20 के बीच में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 आएगा डिग्री आंसर, ठीक है। तो 30 से भी कम है तो 20 हम इसमें आंसर मारेंगे।
ये जो है 30 डिग्री से भी वैल्यू कम है, tan 30 डिग्री से भी कम है। तो आपका ये आंसर आएगा 20 डिग्री, ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसका हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने, हम इसको इरेज करेंगे, टाइम लॉस नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है MCQ। अ फार साइटेड पर्सन, फार साइड मतलब दूरदृष्टि दोस्त जिसे बोलते हैं शायद हम, हैज़ अ नियर पॉइंट कितना है इसका 60 सेंटीमीटर, मतलब इतना नज़दीक ये देख सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए इतना दूर पर, इतना दूर देख सकता है। व्हाट शुड बी द यूज्ड फॉर आई ग्लासेस सच दैट द पर्सन कैन रीड दिस बुक एट डिस्टेंस ऑफ 25, मतलब उसे 25 पढ़ने के लिए कौन सा ग्लास यूज़ करना चाहिए, कितने डायोप्टर, कितने पावर की। तो पावर इनमें से कौन सा होगा वो कैलकुलेट करना है आपको। तो पावर निकालने के बच्चों आपको पहले चाहिए क्या, उसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या निकालेंगे, आपका 60 सेंटीमीटर दिया है ना, ये नियर पॉइंट है, इस पर देख सकता है, मतलब इसकी इमेज यहाँ पर अंदर बन सकती है, इतने डिस्टेंस पर बनाएगा इमेज। तो ये इमेज डिस्टेंस आपका गिवन है कितना 60, यानी v आपका गिवन है यहाँ पे -60 सेंटीमीटर और u लेंगे -25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ निकालेंगे 1/-60 -1/-25, ये प्लस में आएगा। और सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा इसका एलसीएम 300 लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 300 ये प्लस में होगा तो ये 5 टाइम्स आएगा, है ना, 65 जा, और ये तो कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा सर करीब, हाँ 70 35 नहीं 25 10 जा 250 होता है, 12 5 जा 12 साइड जाएगा, 12 टाइम्स। आई होप सॉल्व करिए इसको जरा सा, कितना होगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में, और ये प्लस में आएगा, तो 12 - 5 हो जाएगा, तो 7/30 आएगा, कितना आएगा, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 1/f आएगा 7/300। फाइनली f की जो वैल्यू आई है फोकल लेंथ, और 300/7 सेंटीमीटर आई है फोकल लेंथ, है ना, 300/7 सेंटीमीटर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है सेंटीमीटर में, तो 100/f यूज़ करेंगे, तो 100 आप क्या रखेंगे यहाँ पे 300/7, कट जाएगा 2 0, तो 7/3 आएगा। सॉल्व करेंगे, प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस में कौन सा होगा, तो 3 2 6 2.133 9, फिर 1 3 +2 2.33 डायोप्टर, ऑप्शन ए राइट होगा बच्चों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ बच्चों, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके सोल्यूशन नोट कर सकते हो। तो इरेज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन क्या है, एक डायोड रजिस्टर के साथ कनेक्ट है 4.5 वोल्ट, मतलब डायोड में जो बैरियर पोटेंशियल दे रहा है वो कितना दे रहा है 0.5 वोल्ट का, ये बैरियर पोटेंशियल दे रहा है, इतना बैरियर पोटेंशियल अप्लाई करता है, मतलब रोक देता है। तो 0.5 वोल्ट तो यूज करता है रोकने में, टोटल अप्लाई कितना किया गया 4.5, तो कितना इफेक्टिव आएगा वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज जो आएगा 4.5 माइनस 0.5 यानी 4 वोल्ट आपका इफेक्टिव रहेगा। रेजिस्टेंस कितना गिवन है 100, तो करंट कितना इसमें फ्लो करेगा, I = V/R यूज कर लेंगे ओम्स लॉ से, तो 4/100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 4 × 10⁻² एम्पियर में आएगा। करंट किसमें पूछा गया, मिली एम्पियर में, तो 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है बताइए, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, तो 1 एम्पियर में 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻³ + 3 - 2 कितना हो जाएगा, ये मिली एम्पियर में आ जाएगा बच्चों। तो 40 मिली एम्पियर आपका आंसर होता है। तो 40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन रीजन भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो बहुत लेंदी होने के कारण मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, सेक्शन ए का पार्ट, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये नॉर्मल एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए, असर्शन रीजन को हम किसी और वीडियो में लेक्चर में दे देंगे आप लोग को। ये पढ़िए, एमसीक्यू के क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़े। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।